तो बेटा एंगुलर डिस्पर्जन का क्या केस था, मैंने लिखा सर जी। हाँ बेटा सर जी रिकॉर्डिंग कर दी मैंने ऑन। The difference between angle of deviation for violet and red colored spectrums during the dispersion of light is known as angular dispersion. ये बेटा एक प्रिज्म था, यहां से व्हाइट रे आई, ये डिस्पर्स हुई। तो जब डिस्पर्जन हुआ तो ये रेड थी, ये वायलेट थी। जब इन्हें मैं पीछे मिलाता हूं यहां, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, यहां से यहां तक एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस रेड। और बट म्यू इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और ए को कहते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो फॉर वायलेट यहां पर बेटा लैम्डा वी इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। फॉर रेड म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। पुटिंग 3 and 4 in first. तो एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल्स टू बेटा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल्स टू बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर और बेटा इंटू ए। 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। इसे कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्पर्जन, या एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल्स टू बेटा डी म्यू इंटू ए। और जो डी म्यू ए है वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर, वॉयलेट ऑन रेड। इसे कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्पर्जन। ब्रेवेश सर। यस सर। सर ऐसा होता क्यों है कि वो जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म में जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है? मैंने कहा ना बेटा, ये होता है ड्यू टू द स्प्लिटिंग और स्कैटरिंग इनसाइड द प्रिज्म एज वेल एज बाय द वेरिएशन ऑफ द वेवलेंथ। जो बेटा एक्चुअल में व्हाइट कलर है वो 7 कलर्स का कंपोजिशन होता है। और इस फिनोमिनन के बाद हमें समझ आया, पहले यदि हम बहुत सारे लाइट के 7 कलर्स को मैं कनेक्ट कर दूं, इकट्ठा कर दूं, और इकट्ठा करने के बाद केवल व्हाइट कलर बनता है बेटा। तो ये तो एक वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ का रिस्पॉन्स होता है। जो वेवलेंथ है वो इस तरह से वेरी करती है कि हमें ये 7 कलर्स नजर आते हैं। इसके बाद तभी तो बेटा हम रेनबो या स्कैटरिंग या हम इंटरफेरेंस वगैरह को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हमें पता लगा कि व्हाइट रे के अंदर 7 कलर्स होते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा? नो सर। समझ नो सर। तेरी बात तो इरशाद। यस सर। क्या कह रहे थे बेटा? सर ये सिर्फ रेड और वायलेट कलर के लिए होती है एंगुलर डिस्पर्जन? एक्सट्रीम कलर्स होते हैं ना, मैं ऐसे देखना चाहता हूं कितना डेविएशन हो रहा है, तो वो तो एक्सट्रीमिटी ही तो डिसाइड करती है। जैसे आपका घर है, लैंड तो सारी है, लेकिन जो एक्सट्रीम वॉल्स हैं वही तो आपको बताएंगे कि आपका घर यहां से यहां तक है। एक बाउंड्री ओके सर।
बाउंड्री कंडीशन तो बेटा वॉयलेट और रेड ही देता है ना। यस सर, ठीक है सर, ओके। अब आता है बेटा डिस्पर्सिव पावर। एक प्रिज्म कितना डिस्पर्जन कर सकता है, उसकी डिस्पर्सिव पावर। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन एंड द एंगल ऑफ मीन डेविएशन। जो 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिन्हें मैं विब्ग्योर से बताता हूं, उनमें बेटा जो येलो कलर है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसे मैं मीन स्पेक्ट्रम कंसीडर करके चलता हूं। कभी भी रेनबो वगैरह देखा हो तो येलो कलर मिडल में होता है, और वो मिडल कलर को मैं मीन मान के चलता हूं। तो एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर्ड स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। और ये डिस्पर्सिव पावर किसी भी प्रिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें कितना डिस्पर्जन कर सकता है, एक एबिलिटी होगी उसकी, एक उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्सिव पावर। तो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्पर्सिव पावर। अनुष्का, अंजलि, यस सर। तो क्या है बेटा डिस्पर्सिव पावर? The ratio of angular dispersion to the angle of mean deviation that is angle of deviation for yellow colored spectrum is known as dispersive power. And denoted by omega. तो ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन एंगल ऑफ मीन डेविएशन। ओमेगा इक्वल्स टू एडी अपॉन मीन डेविएशन और येलो। ओमेगा इक्वल्स टू बेटा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा ऑफ एम, या बेटा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा ऑफ येलो। और बेटा ओमेगा इक्वल्स टू ये था म्यू माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल्स टू बेटा, ये म्यू नहीं था बेटा, ये था म्यू वी माइनस म्यू आर। तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू एम, या ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, या ओमेगा इक्वल्स टू डी म्यू अपॉन म्यू एम माइनस 1। ये बेटा एंगुलर डिस्पर्जन होता है। देखो एक मिनट, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा बात करो। सर
जी बेटा, सर डी म्यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी ना? क्यों बेटा? वॉयलेट का ज्यादा होता है ना, डेविएशन ज्यादा होगा ना बेटा, तो म्यू भी ज्यादा ही होगा उसका। हेलो, वो तो बेटा वैल्यू डिसाइड करेगी ना मुन्ना, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा? ब्रेवेज यस सर। ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा नेगेटिव होगी? सही है सर। तो बेटा ये पूरा डिस्पर्जन था। अब डिस्पर्जन के बाद अब बेटा मेरे पास टॉपिक है स्कैटरिंग। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द रे ऑप्टिक्स। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है बाउंसिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट। एक बॉल थी आपके हाथ में, जब बॉल को आप बेटा ऐसे फेंक देते हैं और यदि उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो बॉल ऐसे ही सीधा सीधा ट्रेवल करना शुरू करेगी। लेकिन यदि उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो बेटा टकरा के वापस आपके हाथ में आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में मैं उसे स्कैटरिंग कहता हूं। जैसे एक आपके पास कोई कांच की बोतल थी और किसी पत्थर पे फेंक के मार दो, तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आपकी तरफ बिखर के आ जाएगा। ऐसे ही बेटा यदि कोई रे ऑफ लाइट है, उसे जब मैं इंसिडेंट करता हूं किसी क्रिस्टल पर, कोलाइडल सॉल्यूशंस पर, तो वो पार्टिकल चमकने लगते हैं, उन पार्टिकल्स का साइज दिखने लगता है, उसे कहते हैं स्कैटरिंग। आपने पढ़ा था ब्राउनियन मोशन, आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। जो एटमॉस्फेयर हम कंसीडर करते हैं उसके अंदर जितने भी थिक पार्टिकल्स होते हैं, जब उनसे लाइट पास होके जाती है तो वो थिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। दिखेगा कोई तब जब वहां से रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, बाउंस ऑफ होगी। आप किसी चीज को देखते हैं, यदि आप खुला एरिया है और आप देखते जाएंगे तो नजर वहां जाके टकरा के वापस आएगी जहां पर कोई ऑब्स्टेकल हो, और उस ऑब्स्टेकल से जो भी बाउंस ऑफ द रे ऑफ लाइट होगी, तो बेटा बाउंसिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब यहाँ स्कैटरिंग के लिए 3 साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने स्कैटरिंग को देखा। स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन। रे ऑफ पार्टिकल या रे ऑफ लाइट जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम से कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन का जो रिस्पॉन्स है वो बेटा एक्चुअल में स्कैटरिंग होती है। अब आप कहेंगे सर कोलिजन, बेटा रे ऑफ लाइट, यदि मैंने शुरू में भी बात की थी, यदि मैं लाइट की बात करता हूं कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, तो इट इज द सक्सेसिव पाथ ऑफ द ईथर पार्टिकल्स थ्रू विच लाइट इज ट्रैवलिंग। यदि मैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल की बात करता हूं तो वहां भी पार्टिकल अपनी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो जब वो एनर्जी आगे किसी भी पार्टिकल से टकराएगी और टक्कर लगने को ही कोलिजन कहते हैं। तो
तो यदि मुझे स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करना है तो मुझे स्कैटरिंग के साथ देखना पड़ेगा। यदि इलास्टिक स्ट्रिंग कोलिजन है, इनलास्टिक है या परफेक्ट इलास्टिक है। यहां पर इलास्टिक स्ट्रिंग जो कोलिजन जो था उसे ऑब्जर्व किया किसने बेटा, रिले ने। रिले RAYLIEG सॉरी, रिले। ये एक साइंटिस्ट था जिसने जो इलास्टिक कोलिजन को ऑब्जर्व करके स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया। एक थे अपने इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन। उन्होंने इन इलास्टिक कोलिजन से एक स्कैटरिंग की बात की, और वो स्कैटरिंग क्या होता है, रमन इफेक्ट होता है, और उसमें वो कलर्स विजिबल थे। एक होता कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन में जो कोलिजन होगा वो परफेक्ट इलास्टिक होगा, परफेक्ट इलास्टिक। तो वो परफेक्ट इलास्टिक की जो सिचुएशन है, तो यहां स्कैटरिंग 3 साइंटिस्ट के थ्योरीज हैं, एक रिले, एक सीवी रमन, एक कॉम्पटन। तो जो सीवी रमन और कॉम्पटन है, ये तो बेटा आप जब कभी हायर एजुकेशन में जाएंगे तब आप इन्हें देखेंगे। और सीवी रमन का जो कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चों को बताना जरूरी है कि किसमें कहां कब इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, पता नहीं इंसान क्या बन जाता है। सीवी रमन साउथ इंडियन था, आप नाम से समझ सकते हैं। इंग्लैंड पढ़ने जा रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बाप बहुत अमीर था। जब ये शिप से जा रहा था तो उस टाइम ये जो आगे जो डेक होती है शिप की, वहां पर बैठा हुआ था। तो जो लाइट थी शिप में, जो लाइट होती है, वो लाइट जब वाटर पे जाके इंसिडेंट हो रही थी, और वाटर में क्या थी, हलचल होती। तो उससे उसे सी वाटर का जो कलर था, कभी वो रेडिश दिख रहा था, कभी ब्लूस दिख रहा था, कभी ग्रीनिश दिख रहा था। अब वो इस चीज को सोच के हैरान हो गया कि वाटर का कलर तो एक ही होना चाहिए था, पर लाइट अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग कोलिजन की वजह से इस वाटर का अलग अलग कलर क्यों दिख रहा है। वो कॉन्सेप्ट लेके गया, और जब वहां से आया तो नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन इफेक्ट पर। रमन इफेक्ट जो कि एक कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है, और वो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करके उन्होंने स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया था। हमारे यहाँ केवल रिलेग फिनोमिनन है, और इसका कहना यह है कि जब रे ऑफ लाइट बाउंस ऑफ होती है थ्रू द क्रिस्टल्स और द कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, and the intensity of light is inversely proportional to 4 power of the wavelength। और इसी के बिहाफ पर हम स्काई ब्लू होता है, सनसेट और सनराइज रेडिश होता है, डीप क्लाउड्स ब्लैक होते हैं, नियर क्लाउड व्हाइट होते हैं। तो ये जो कुछ फिनोमिनन है जो आप ऑब्जर्व करते हैं, वो केवल रिले कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, सनसेट और सनराइज अपीयर्स रेडिश। तो उसका जो पर्टिकुलर कंक्लूजन है वो किसने दिया, रिले ने। तो बेटा जो मेरे पास जो स्कैटरिंग पैटर्न है, सीवी रमन नहीं पढ़ेंगे हम, कॉम्पटन भी नहीं पढ़ेंगे, बस क्या पढ़ेंगे, रिले। तो व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो बेटा, scattering. A phenomenon
of bouncing off the ray of light through crystals, colloidal solution, thick particle of atmosphere, is known as scattering. It depends upon the nature of the collision of the ray of light through particles of medium. जो मीडियम पार्टिकल्स है बेटा, उनके कुलीजन की नेचर पे डिपेंड करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ collision. फर्स्ट बेटा रिले स्कैटरिंग. ये होता है बेटा बाई इलास्टिक कोलिजन. सेकंड बेटा रमन स्कैटरिंग. बाई इन इलास्टिक कोलिजन. और एक बेटा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन. हमारे सिलेबस में ये है बेटा, अकॉर्डिंग टू रिले the amplitude of scattering region is inversely proportional to the square of wavelength, and intensity is inversely proportional to four power of wavelength. That is, the amplitude of scattering is inversely proportional to lambda square, but intensity directly proportional to a square. So intensity is inversely proportional to lambda raised to the power 4. That is the scattering of the light. तो बेटा केवल मुझे रिले को पढ़ना है, रिले कॉन्सेप्ट को देखना है बस. और मुझे रमन में या इनमें बेटा अभी मेरे सिलेबस में नहीं है,
पर मुझे हर कॉन्सेप्ट का एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि ये किस वजह से होता है, या रमन इफेक्ट ने क्या किया था, कॉम्पटन इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट था, ये सब। अब यहां पर बेटा जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को यदि मैं देखता हूं, जैसे सबसे पहले, और इसी पर बेस्ड होता है रेनबो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे सबसे पहले, व्हाई सनसेट और सनराइज अपीयर्स रेडिश। आप सबने सनराइज होता है या सनसेट होता है तो आपने देखा होगा वो रेडिश होता है, लेकिन जैसे जैसे सनराइज होना शुरू होता है, 12 o'clock या 2 o'clock के आसपास आप देखोगे तो सन एग्जैक्टली वाइट हो जाता है। तो क्या सन के कलर बदले? नहीं। क्या हमारे देखने की एबिलिटी चेंज हुई या नहीं? इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ड्यूरिंग द सन रे, सनसेट और सनराइज, इट बिलो द होरिजन। जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है उससे बिलो होता है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सन सो स्मॉल। सन जब आपको दिखता है वो बहुत छोटा सा दिखता है। तो यदि एम्पलीट्यूड कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ये ना, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यदि किसी भी स्कैटरिंग रीजन का एम्पलीट्यूड छोटा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। तो ड्यूरिंग सन और सेट और सनराइज ओनली रेड कलर्ड स्पेक्ट्रम्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द आवर आइज। सो सनसेट और सनराइज अपीयर्स रेडिश। जब आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो आपको केवल 4 बातें ध्यान में रखनी है। सनसेट सनराइज रेडिश क्यों है? सबसे पहले खोज देंगे, व्हेन सनसेट और सनराइज इट बिकम्स बिलो द होरिजन। जो होरिजन होता है उससे नीचे आ जाते हैं, एक बात। दूसरी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द सन अपीयर सो स्मॉल। सन कितना भी बड़ा हो पर मुझे तो छोटा दिख रहा है, एक इतनी बड़ी डिश से नजर आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिले, यदि मैं रिले कॉन्सेप्ट को देखता हूं बेटा, तो उसमें ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ए बेटा छोटा हो गया, ए छोटा हुआ तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ गई। वेवलेंथ बड़ी है तो दैट मीन्स रेड कलर। तो केवल रेड कलर की रे हमारी आई से स्कैटर होके जाती हैं तो मुझे वो रेडिश दिखता है। सिंपल। अब आया स्काई और सी अपीयर्स ब्लू। आप स्काई को देखते हो या सी को देखते हो, उसका एम्पलीट्यूड आपको बहुत बड़ा नजर आता है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया तो बेटा वेवलेंथ छोटी होगी। ड्यू टू द हाई स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर, only blue colored rays scattered from our eyes, and the vast जो स्पेस है जैसे स्काई है या आपका सी है वो मुझे ब्लू दिखता है। तो मान लिया आप नहीं समझ आया तो दोबारा, अब इन चीजों को मैं लिखूंगा बेटा पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा, पर समझना है आपको। सपोज आपको आया भाई स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो लिखेंगे भाई स्काई इज वेरी वास्ट। वास्ट क्या होता है? स्पेस होता है। दैट मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो रिले के अकॉर्डिंग ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। यदि ए बहुत बड़ा है तो लैम्डा छोटा होगा, लैम्डा छोटा होगा तो मे बी वायलेट और ब्लू। तो वायलेट हो सकता था पर स्कैटरिंग पावर ब्लू की ज्यादा होती है, मैंने बताया था, इसलिए जितनी भी ब्लू कलर की रेज हैं वो हमारी आई से स्कैटर होती हैं और हमें वो ब्लू दिखता है। इसके बाद फिर आता है बेटा
क्योंकि जो डीप क्लाउड्स हैं वो ब्लैक नजर आते हैं। तो डीप क्लाउड का मतलब क्या है कि जब ब्लैक होने का मतलब सारी रेस जो होती हैं, जितने कलर की रेज है उन्हें वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जो नियर बाई क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट दिखते हैं, उनका डिस्पर्जन नहीं हो पाता है। तो स्कैटरिंग की जो सिचुएशन है उसमें बेटा इस तरह की क्वेश्चनिंग आती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है, यह स्कैटरिंग क्या है, रिले कॉन्सेप्ट क्या है, बस। और इसके बाद बस मेरे पास बचता है बेटा रेनबो। रेनबो एक मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है डिस्पर्जन की, स्कैटरिंग की। TIR होता है लेकिन TIR की कंडीशन को ओबे नहीं करता, क्योंकि यदि TIR की कंडीशन को ओबे करेगा तो वो आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक रेनबो बचा बस इस चैप्टर में, और बाकी इसके सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो थर्सडे की क्लास में इसके न्यूमेरिकल कुछ ही बचे हैं, इंपॉर्टेंट मैं करा चुका हूं, 2 4 5 क्वेश्चन बचे हैं। एक रेनबो एक मीटिंग में हो जाएंगे, और फिर बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। अंजलि यस सर। समझ रहा है बेटा क्या कहा मैंने? हाँ यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो बेटा मैं आज ही शाम तक आपको, रात तक ये PDF मिल जाएगी। मेरा फोन टूट गया था, इसकी जो क्या होती है टच जो होती है वो नजर ही नहीं आ रही थी, फोन ऑन आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सर्विस सेंटर पे गया हुआ था, तो ये तो पुरानी PDF थी खुशू के फोन में, बेटे के फोन में, तो मैंने उससे ट्रांसफर करा दी थी। तो आज बेटा वो बना के मैं वो भेज दूंगा। और बस रेनबो है, 15 मिनट्स का है रेनबो, और बाकी 15-20 मिनट जो भी होंगे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, फिर नए चैप्टर की बात करेंगे। तो थर्सडे को न्यू चैप्टर शुरू होगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स। ओके ओके सर। यस सर। ओके सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।